हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेट का एग्जाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी क्वेश्चन बुकलेट जो है वो सीरीज ए है। हमारा ये एग्ज़ाम ही 2 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है और टोटल 100 मार्क्स होते हैं और टाइम कितना होता है, 2 घंटे होते हैं। ठीक है, और ये हमारा कुछ बताया गया है कि कैसे क्या करना है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। यानी कि भारत में जो शासन करने वाले शासक थे उन्होंने कैसे शासन किया था, किसने पहले शासन किया था और किसने बाद में। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो बताइए इनमें से किसने किया था पहले शासन और किसने बाद में किया था। तो इसमें ये हमारा जो इल्तुतमिश था ये हमारा कौन से शासनकाल का था, ये हमारे गुलाम वंश का था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था ये हमारे खिलजी वंश का था। अकबर था जो ये हमारे मुगल वंश का था और जो शेरशाह सूरी था ये सूरी वंश का था। तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, यानी कि सबसे पहले आपका आई भी होगा। इल्तुतमिश के बाद हमारा अलाउद्दीन खिलजी आया था, यानी कि ऑप्शन फिर हमारा थर्ड होगा। फिर हमारा आया था शेरशाह सूरी, यानी कि फर्स्ट होगा। और फिर आया था अकबर, यानी कि सेकंड होगा। तो हमारा सही हो जाएगा 4, 3, फर्स्ट और सेकंड। तो किसमें दिया गया है 4, 3, सेकंड और फर्स्ट, तो ये हमारे दिया गया है ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा, 4, 3, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश आया था और इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का था। कौन से वंश का था, गुलाम वंश का, याद रखना। इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का था। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था, ये खिलजी वंश का था। फिर अकबर आया, फिर आपका शेरशाह सूरी आया था, ये सूरी वंश का था। और फिर अकबर आया था, ये हमारे था मुगल वंश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी कि जो शिवाजी थे उनके कौन से संत समकालीन थे। ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी है चैतन्य, ऑप्शन सी है नामदेव और ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुकाराम। जो तुकाराम जी थे वो संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, संत जो शिवाजी थे उनके समकालीन कौन थे, तुकाराम थे। शिव जी से तुक राम। ठीक है, शिव और राम, यहाँ पे राम भगवान आ रहे हैं और यहाँ पे शिव भगवान आ रहे हैं। तो शिव राम ऐसे याद कर लेना कि जो संत शिवाजी के समकालीन थे वो तुकाराम जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, अगर पहले गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, देखिए इसमें गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल 3 शब्द आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर प्रथम गवर्नर की बात करें तो 2 वर्ड्स आएंगे और लॉर्ड क्लाइव इसमें भी 2 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है, जो हमारा चरक संहिता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है वास्तुकला और ऑप्शन डी है गणित। तो चरक संहिता इज ए वर्क ऑन पॉलिटी, मेडिसिन,
आर्किटेक्चर की मैथमेटिक्स किससे संबंधित थी? जो चरक संहिता थी वो हमारी संबंधित थी चिकित्सा से, यानी कि मेडिसिन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चरक संहिता है वो मेडिसिन यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चा से चिकित्सा आ रहा है, चा से चरक आ रहा है, तो चा से चरक और चा से चिकित्सा, तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है? ऑप्शन ए है BC 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी है AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी है AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी है AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो कलिंग युद्ध की बात करें तो बिल्कुल सही है कि 261 BC में यानी बिफोर क्राइस्ट में 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुई थी, ये भी सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत भी AD 622 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो औरंगजेब है इनकी मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी बल्कि 1707 में हुई थी। और इसने हमसे पूछा भी कही है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमारा यही जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, जब वही हुई थी 1707 में। ठीक है, कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसने हमसे पूछा था, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है 7वां क्वेश्चन कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सन 1915 और 16 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2-3 बार ये हमारे पेट के यूनिक और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का मिलान करें। तो इनमें हमें मिलान करना है। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है सत्यशोधक समाज। तो ये कौन किससे संबंधित है, ये हमारा मिलान करना है। तो जो हमारा ब्रह्म समाज थी इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी ए का 3 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी सी का 2 हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी कि डी का हो जाएगा 5। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 5। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ये हमारे दिया गया है ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है हमारा 9वां क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, यानी हु गेव द स्लोगन डू और डाई। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो करो या मरो यानी डू और डाई का नारा जो था यानी स्लोगन था ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था, ये तो आपको पता है। लेकिन इन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस और इनके खिलाफ कौन लड़े थे? पट्टाभी सीतारामैया, दोनों लोग लड़ रहे थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे लेकिन पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। तो महात्मा गांधी को काफ़ी बुरा लगा था, तो फिर इन्होंने देखा कि ये काफ़ी कलह वगैरह हो रही, तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इनकी जगह पे कौन आ गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया। दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया था, रेलवे पेट के एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये भी याद रखना। ठीक है, और इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था इंडियन स्ट्रगल, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है हमारा 11वां क्वेश्चन कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब। जो सलाल पन बिजली परियोजना है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है 12वां क्वेश्चन कि बसंत विषुव होता है, कि बसंत विषुव जो होता है वो कब होता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 18 जून को, ऑप्शन सी है 23 सितंबर को और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर को। तो बसंत विषुव कब होता है? तो वो होता है 21 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में है खेतड़ी परियोजना और वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जस्ता यानी कि जिंक, ऑप्शन बी है इस्पात यानी कि स्टील, ऑप्शन सी है तांबा यानी कि कॉपर और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम। तो किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो हमारी खेतड़ी परियोजना है वो हमारी संबंधित है तांबा से, ठीक है, यानी कि कॉपर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है केरल में। अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की तो वो असम में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम में। अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यही है मनाया गया है अभी गज उत्सव, जिसमें हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। वहीं जो अगर केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है और की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इन चारों में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो बताइए कौन सी है? देखो कावेरी तो हो नहीं सकती क्योंकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है, तो एक हमारा हट जाएगा, तो एक इसमें है तो ये हट गया। फिर हमारा गोदावरी ये भी नहीं हो सकता, ये भी दक्षिण भारत की नदी है, तो आईवी वाला भी हट गया, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। ऑप्शन एक ही बचा है, सेकेंड और थर्ड,
ठीक है। तो यानी कि हमारी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं वो दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15 है कि बैंक दर का अर्थ है। जो बैंक दर होता है उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है कि साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन बी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन सी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर। और ऑप्शन डी है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ब्याज दर का क्या अर्थ होता है। तो जो हमारा देश होता है यानी जो हमारा भारत है उसकी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होती है वही बैंक दर का अर्थ कहलाती है। तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। की ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन हमारा अगला, हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए है कोई असर नहीं होगा। ऑप्शन बी है घट जाएगा। ऑप्शन सी है बढ़ जाएगी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोषानुपात को घटा देती है तो साख अर्जन पर इसका ये असर पड़ता है कि वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगी कि बढ़ जाएगी। बात करें अगर आरबीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये भारत की सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और ये 1934 का अधिनियम था। ठीक है, और इसका जो लोगो है वो टाइगर विद पॉम ट्री है। और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, ये याद रखना कि आरबीआई से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्टेटिक जीके में हमसे पूछी जा सकती है। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी। ऑप्शन बी है समाजवादी। ऑप्शन सी है मिश्रित। और ऑप्शन डी है वैश्विक। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो वो हमारी हो जाएगी पूंजीवादी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। जो 100 रुपये का नोट होता है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। और ये ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, ये किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो ऑप्शन ए है आरबीआई गवर्नर। ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है वित्त मंत्री। और ऑप्शन डी है वित्त सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर। जो 100 रुपये का नोट होता है वो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये का, 50 रुपये का, 10 रुपये का, कितने का भी नोट हो गए वो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। सिर्फ जो 1 रुपये का नोट होता है वो हमारी भारत सरकार के द्वारा होता है। बाकी जितने के भी नोट होते हैं वो सब हमारे आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आरबीआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई थी। आगे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। जो फेमा होती है उसका क्या पूर्ण रूप होता है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। ऑप्शन ए है फाउंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। ऑप्शन बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। और ऑप्शन डी है
फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ऑप्शन ए है राज्य सूची में, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी है संघ सूची में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है वो राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राज्य सूची में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है। वहीं जो समवर्ती सूची है सूची में वे विषय आते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों से अपने कानून बनाती हैं। संघीय सूची में सेंट्रल अपने कानून बनाती है और राज्य सूची में आपके स्टेट अपने कानून बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 22वां क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राजनीति के निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारे राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था किससे रखी गई है, राजनीति के निर्देशक तत्व। और कौन से आर्टिकल में रखी गई है, ये हमारे आर्टिकल जो 40 है उसमें रखी गई है। और राजनीति के जो निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो हमारे मूल अधिकार है ये कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हैं। वहीं जो मौलिक कर्तव्य है ये रसिया से लिए गए हैं और आर्टिकल 51 के ए में है। स्टार्टिंग में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे और 10 जोड़े गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ और इसमें हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया जो शिक्षा से संबंधित था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जो रसिया से लिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल में है। राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं जो 36 से 91 तक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 21 के से, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 29 और 30 से, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है और ये संबंधित है आर्टिकल 21 के ए से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव राव। जल्दी से बताइए किसने रखा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने 1929 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये भी याद रखना कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 25वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है। तो ऑप्शन ये है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो अल्पसंख्यकों की बात की गई है हमारे अनुच्छेद 29 में। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। 21 जो है वो हमारे शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है
कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। जो ठोस चालक होता है उसमें धारावाहक क्या होते हैं? ऑप्शन ए होता है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसके मापन की इकाई है? ये हमारे साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। हमारे साइंस से है। हमारा ऑप्शन ए है कि एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, ऑप्शन बी है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन सी है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, और ऑप्शन डी है कि हवाई जहाज की गति की। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष होता है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की होती है इकाई। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हम इस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि COCl2, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaCl2। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 भी होता है। ठीक है, याद रखना। आगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, यानी कि द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 100%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। 18 कैरेट सोना कितना हमारा होता है? 24 कैरेट का होता है ना, और ये 6 से भाग करो तो 6 तिया 18। ठीक है, और इतना हमारा परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। तो फिर 25 से करो तो 25 तिया 75। ठीक है, तो 25 तिया 75, तो 75% हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 75%। कैरेट करें तो 24 कैरेट होता है, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 100% होता है। तो 25 तिया 75 और 6 तिया 18। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संतरे में बहुतायत में होता है, यानी कि जो संतरा होता है उसमें कौन सी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। संतरा होता है उसमें विटामिन सी जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो संतरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है खट्टा फल, और खट्टे फल में जो विटामिन सी होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा 31 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारा मैथ से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम इस मैथ के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 324। ठीक है, इस जो हमारा ये क्वेश्चन है मैथ का, इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारा 324 आएगा, और हमारे 5 क्वेश्चन है वो मैथ के दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने 5 क्वेश्चन के सिर्फ आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा ये दूसरा मैथ का क्वेश्चन है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला 1000। ठीक है, इसका 1000 सही आंसर होगा। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमारा मैथ से ही संबंधित है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन बी है, बी के बराबर ये वाला मैथ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर हमारा 34 नंबर का, ये भी हमारा मैथ का है। टोटल हमारे 5 क्वेश्चन है मैथ के। तो ये हमारा क्रय विक्रय वाला है कि हमने 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो इसमें हमारा 16% घटी। ठीक है, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 35 नंबर का है, और ये हमारा लास्ट मैथ का क्वेश्चन है। तो ये हमारा औसत है यानी कि एवरेज का है, और इससे हमारे 37 वर्ष यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
हमारा हिंदी के क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमारे हिंदी के जो हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो हमारा विलोम का है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है बहुल, ऑप्शन बी है प्रयुक्त, ऑप्शन सी है उपयुक्त, ऑप्शन डी है अकेला। एकल का मतलब होता है एक व्यक्ति, इसका विलोम मतलब उल्टा क्या हो जाए, बहुत सारे व्यक्ति, तो बहुल हो जाएगा। ठीक है, जो एकल होता है उसका विलोम होता है बहुल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, यानी कि जो दर्प है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है तिरस्कार, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है व्यथा और ऑप्शन डी है स्वाभिमान। तो तिरस्कार का मतलब तो अपमान करना होता है, ये तो होगा नहीं। व्यथा ये भी नहीं होगा, स्वाभिमान ये भी नहीं होगा। दर्प का मतलब होता है अहंकार। ठीक है, पर्यायवाची मतलब मान शब्द है, तो दर्प का मतलब क्या होगा, अहंकार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है मर्मांतक, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है मदमस्त और ऑप्शन डी है मदमयी। तो मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मन को हरता है उसे हम मनोहर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरने मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है दोहे की रचना करना, ऑप्शन बी है थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन सी है बहुत बोलना और ऑप्शन डी है कम बोलना। तो गागर में सागर बनना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गागर में सागर बनना यानी कि थोड़े में बहुत कह देना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है और ये हिंदी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो शुद्ध वर्तनी बताओ कौन सी सही है इसमें से। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा कि महत्वाकांक्षा। तो इसका सही होगा महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महत्वाकांक्षा ऐसे लिखते हैं, महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है ये हमारा पैसेज को रीड करना है 41 से 43। ये हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के ही होंगे। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को ही रीड कर लेते हैं। जो हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 to 43। यानी कि 41 से 43 जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे उसको हमें आंसर देने हैं इस पैसेज को पढ़ के। तो हमारा पैसेज क्या कह रहा है कि नेहरूज वाज अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting threats. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. ठीक है, ये आपका पैसेज था। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो वो देख लेते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, मतलब जो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है ये कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी है सेक्रेटिव पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी है या पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है या कैपेबल पर्सन।
तो अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी इसका मतलब होता है अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, मतलब एक सा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी रुचियाँ होती हैं, उसका मतलब होता है अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, दैट्स मीन अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, आगे हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित नेहरू इंजॉयड, ऑप्शन ए है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन बी है फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवेल्स, ऑप्शन सी है रेसिस्टिंग टायरनी, ऑप्शन डी है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। तो पंडित नेहरू क्या एंजॉय कहते थे, वो कहते थे डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए है ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, ऑप्शन बी है साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबॉर्डिनेट टू इट, ऑप्शन सी है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, और ऑप्शन डी है देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड इज फेमस। जो हमारा फेमस वर्ड है इसका सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए है ऑफुल, ऑप्शन बी है पुअर, ऑप्शन सी है पॉपुलर, ऑप्शन डी है स्टेडी। तो फेमस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस होना यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, और पॉपुलर का भी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। सिनोनिम्स मतलब समान अर्थ वाला बताना यानी पर्यायवाची बताना है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग दैट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का आपको एंटोनियम यानी जो अपोजिट यानी कि विलोम बताना है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, अपेक। आगे हमारा जो है 46 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा है किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है आपका हमारा जो 46 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हमारी हिंदी हो गई, हमारी इंग्लिश हो गई, हमारी मैथ हो गई, हमारी जीएस हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, और अब हमारी रीजनिंग आती है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पंछी विज्ञानी जो है वो पंछी से संबंधित है, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पौधों से, ऑप्शन बी है पशु से, ऑप्शन सी है मानव से, और ऑप्शन डी है पर्यावरण से। जो पक्षी विज्ञानी है वो पंछी से संबंधित है, जो नृविज्ञानी है वो हमारा संबंधित है ह्यूमन यानी कि मानव से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव से संबंधित है नृविज्ञानी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहा है हमारा जो 47 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। दही, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है पनीर। तो दही, मक्खन, पनीर, तेल कौन से संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा तेल। ऑयल ये संबंधित नहीं है, बल्कि पनीर ये भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनता है, तो तीनों एक ही वैरायटी के है ना, तेल इनसे अलग है। ठीक है, और नहीं वाला पूछा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इसने हमसे पूछा है कि निष्क्रिय भाषा में जो प्रोडक्शंस होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो ऑरिटेशंस को कैसे लिखेंगे, तो इसको हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही वाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से कैसे संबंधित है। ऑप्शन ए है बुआ, ऑप्शन बी है भतीजी, ऑप्शन सी है माँ, ऑप्शन डी है चचेरी बहन। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा बुआ। अब कैसे सही हुआ है, तो ये है रीता की इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ यानी कि रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से कैसे संबंधित, तो इसके बुआ हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा 50वां क्वेश्चन कह रहा है
कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बतानी है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो 5 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा करंट अफेयर का है क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो वो उस समय करंट अफेयर थी। तो ऑप्शन ए था अगरतला, ऑप्शन बी था रांची, ऑप्शन सी था चेन्नई और ऑप्शन डी था पटना। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। ठीक है, पटना वे शहर था जहाँ लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था। ठीक है, और पटना किसकी कैपिटल थी? ये हमारी कैपिटल थी बिहार की। और रांची किसकी थी? झारखंड थी। चेन्नई थी तमिलनाडु की। और अगरतला ये त्रिपुरा की कैपिटल है। ठीक है, इसमें से जो हमारा पटना था वहाँ लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था। उसके बाद हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन था कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ये भी हमारा उस समय के करंट अफेयर है, तो उसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी जो करंट अफेयर है वो नहीं पूछी जाएगी इस बार। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन था ऑप्शन है रिलायंस जियो। तो इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ऐसे बता देते हैं क्योंकि उस समय की करंट अफेयर है और हमसे पूछी नहीं जाएगी। हम नई करंट अफेयर अब तैयार करेंगे और डेली में करवाती हूँ, तो वो डेली वीडियोज़ देखा कीजिए, उससे आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि जो बोल्ड यानी कि बम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट है परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा राजस्थान में। जो बोल्ड परियोजना थी वो राजस्थान में शुरू हुई थी। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। ठीक है, और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मिश्र जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये हमारा घना हो जाएगा, वो हमारा पहला घना देश था जो ने कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाई थी। उसके बाद हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? उस समय बहुत ज़्यादा करंट में प्रश्न था और वो थी सिरिसा बांदला। ठीक है, सिरिसा बांदला जो थी हमें भारतीय मूल की दूसरी महिला अमेरिकी महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिससे पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो उस समय सुमित मलिक पर यह प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य था जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? तो वो हमारी हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वे किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISC शुरू किया गया था? तो वो शिक्षा मंत्रालय था जिसके द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार के जो ब्रांड एम्बेसडर है उन्हें लर्न करके जाना। ऑप्शन ए है विराट कोहली, उसमें विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वीवो का। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा। सुपोस का मतलब भी होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा स्टैटिक जीके से आ जाता है, तो इसे अच्छे से देख लेते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। यानी हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल? 5, 4, 3 की 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5। 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हमारा बिहार। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री किसके साथ टच करते हैं? नेपाल के साथ।
याद रखना। कभी पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से टच नहीं करता है, तो आपको याद करना है, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है सैन जोस, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है ढाका। क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि सैन जोस जो था वो कोस्टा रिका की राजधानी थी। क्योंकि ढाका जो थी वो बांग्लादेश की थी, दिल्ली भारत की थी और बीजिंग जो थी वो चाइना की थी। तो बची कौन है, सैन जोस, और सैन जोस जो है वो कोस्टा रिका की राजधानी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं तो जरा देख कर जाना। फिर हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी आधिकारिक भाषा क्या है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है ग्रेट अंडमानी और ऑप्शन डी है सिंगला। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलयालम, ठीक है। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है, ठीक है। और लक्षद्वीप की कैपिटल भी पूछ लेता है, तो इसकी कैपिटल है कावारती, ठीक है, ये भी याद रखना। और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। ऑप्शन ए है 530, ऑप्शन बी है 540, ऑप्शन सी है 550, ऑप्शन डी है 552। तो भारत के संविधान के अनुसार जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी आधिकारिक जो अधिकतम संख्या है वो हमारी हो जाएगी 552, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट डेज के है वो हमेशा मैं वीडियो डालती हूँ, तो उसे ज़रूर देखा कीजिए, जो आपके पेट में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन ए है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 2 नवंबर, ऑप्शन डी है 3 अक्टूबर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा 14 सितंबर। हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा जो है वो हिंदी दिवस है, और ऐसे ही अगर विश्व हिंदी दिवस को है तो वो 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। आगे हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यानी कि इन चारों में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है म्यांमार। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और 8 देश जो होते हैं वो हमारे सार्क में शामिल होते हैं, जिसमें सबसे जो पहले होता है से श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और हमारा मालदीव, ठीक है। ये 8 देश है जो हमारे सार्क के सदस्य हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है, ये म्यांमार नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आसियान का देश है, ना कि सार्क का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, म्यांमार। ये इसकी कैपिटल है बर्मा, और ये हमारा जो है ये हमारा आसियान का देश है। और आसियान में 10 देश शामिल हैं और सार्क में 8 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जहां अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। स्टैटिक जीके है और स्टैटिक जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारे आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हमारे इंपॉर्टेंट जो डेज हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, सारी आपकी कवर हो जाएगी। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड। ऑप्शन ए बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद और लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद वह स्थान है जहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम से है जो हमारे सांस्कृतिक उत्सव है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है
कर्नाटक। तो अगर हम ओणम की बात करें तो ये हमारा फेस्टिवल जो है वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल की बात करें तो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान है, और जो हमारा ओणम है ये भी हमारा केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। ठीक है, ये भी याद रखना। और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, असम की है दिसपुर और तमिलनाडु की है चेन्नई। ठीक है, और BS येदियुरप्पा जो है वो कर्नाटक के नए CM बने हैं। ये सब भी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आगे हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बुध। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 हैं। तो क्रम से कैसे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बुध जो है वो सबसे पास है, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और जो वरुण है वो सबसे दूर है। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध और सूर्य के सबसे दूर है वरुण। ठीक है, पृथ्वी जो है वो हमारा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये जो है पृथ्वी जो है ये के एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। ये सब भी इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। 70वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, यानी कि पहले एशियाई कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था। हु वाज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज। ऑप्शन ए है CV रमन, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो कौन थे या कौन थी जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्या जीता था, नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा जो है वो हमारा हिंदी का गद्यांश दिया गया। ठीक है, हमारा हिंदी का गद्यांश दिया जाएगा। तो 71 से 75 आपका हिंदी का गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो उस पर आधारित प्रश्नों के 71 से 75 के उत्तर दीजिए। हमारा गद्यांश है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो ये हमारा था गद्यांश, और ये हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। ऑप्शन 71 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है मानव जाति के विकास के लिए, ऑप्शन बी है उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, ऑप्शन सी है व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, और ऑप्शन डी है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए है हिंसा और भय, ऑप्शन बी है अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन सी है आत्मीयता और समीपता,
ऑप्शन डी है परिश्रम और ज्ञान। तो इसमें से क्या है, तो विश्व में शांति की स्थापना के लिए यहाँ अहिंसा और प्रेम जो है वो आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है सत्य पालन द्वारा, ऑप्शन बी है मौन पालन द्वारा, ऑप्शन सी है अहिंसा द्वारा और ऑप्शन डी है भय द्वारा। तो कठोर से कठोर जो हृदय होता है उसको भी हम कोमल कैसे बना सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अहिंसा द्वारा। ठीक है, अहिंसा के द्वारा हम कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ई सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए है धन और वैभव, ऑप्शन बी है धन और सम्मान, ऑप्शन सी है अध्यात्म और उपासना, ऑप्शन डी है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य जो होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं। आगे हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है भली भांति, ऑप्शन बी है बिल्कुल, ऑप्शन सी है विधिवत, ऑप्शन डी है निम्न। तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची होता है बिल्कुल। ठीक है, नितांत ये काम करो यानी कि बिल्कुल ये काम करो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा जो 76 से 80 तक है ये भी हमारा फिर से गद्यांश ही दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो उस पर आधारित प्रश्नों के 76 से 80 तक उत्तर दीजिए, यानी कि जो हमारा 10 नंबर का है वो गद्यांश पूछा जाएगा। 5-5 नंबर के दो गद्यांश पूछे जाएंगे और 5 नंबर की हिंदी यानी कि 15 नंबर की टोटल हिंदी पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है, हमारा ये गद्यांश पढ़ लेते हैं जरा। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं शस्त्रस्त्र नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात और संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और
यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दक्यानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की ये देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करें। तो ये हमारा गद्यांश है और इसका हमारा बहुत बड़ा गद्यांश था। और इसका हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन ए है, विद्युत शक्ति का स्वामी है, ऑप्शन बी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन सी है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, और ऑप्शन डी है, अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से, यानी कि विज्ञान के बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शन ए है संतुलित अनुचिंतन से, ऑप्शन बी है पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, ऑप्शन सी है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, ऑप्शन डी है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से उसे मुक्ति मिली है। आगे हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। जो हमारा विश्व परिवार जैसा क्यों लग रहा है? ऑप्शन ए है यातायात और संचार साधनों का विकास, ऑप्शन बी है विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, ऑप्शन सी है विज्ञान का घनिष्ठता की जीवन से घनिष्ठता, और ऑप्शन डी है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यातायात और संचार के साधनों का विकास। विश्व क्या है वो परिवार जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन ए है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, ऑप्शन बी है पास में रखे आंवले की तरह, ऑप्शन सी है हाथी के लिए आंवले की तरह, और ऑप्शन डी है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। हस्तामलक शब्द से प्रेरित होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ऑप्शन ए है परंपरागत चिंतन, ऑप्शन बी है भवात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, ऑप्शन डी है स्वस्थ और संतुलित चिंतन। तो वैज्ञानिक चिंतन का मतलब होता है स्वस्थ और संतुलित चिंतन। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 81 से 85 जो है वो ग्राफ है। अब हमारे ग्राफ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द बेलो शोन ग्राफ, आंसर दीज क्वेश्चन। तो हमारा ग्राफ दिया गया है तो हमें उसके क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात 83 अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की परीक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो हमें ये जो ग्राफ है इसके डेली देखकर ही क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अनुपात दिया गया है हमारा ग्राफ का, तो इस ग्राफ को आपको सॉल्व करना होगा। अब ग्राफ सॉल्व करना पहले स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ग्राफ जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो ये भी हम इसके आंसर ही बता देते हैं कि ग्राफ आपको खुद सॉल्व करना हुआ। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 3। ठीक है, जब आप ग्राफ सॉल्व करेंगे तो हमारे भूगोल के अपेक्षा इतिहास में 3 छात्रों ने ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल के अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 83 क्वेश्चन कह रहा है। तो ये सब हमारे ग्राफ के हैं, तो इसके सिर्फ आंसर बता देते हैं क्योंकि ग्राफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्वयं। ठीक है, तो 83 कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के अंक
मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनसफिशिएंट डाटा, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं। आगे हमारा 84 कह रहा है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1.20। उसके बाद हमारा 85 क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले और उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 75। उसके बाद हमारा 86 से 90 तक ये भी हमारा दूसरा ग्राफ है, तो इस ग्राफ को भी आपका सही से देखना है। ये हमारा दूसरा ग्राफ दिया गया है, उसका पहला क्वेश्चन, दूसरे ग्राफ का पहला क्वेश्चन है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है? तो अगर हम इसे सही से सॉल्व करेंगे तो 2016 और 2017, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 22.2%। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, आपको औसत उत्पादन निकालना है, तो 60.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। 89 कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 2018 और 2019। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3/4 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 91 नंबर, 91 से 95 ये भी हमारा तालिका है, तो आपको ये तालिका पूरी, मतलब हमारे 2 ग्राफ से आते हैं और एक तालिका से आता है, 2 तालिका और 2 ग्राफ, यानी कि टोटल 20। अच्छा, ये जो हमारी ये होती है, ये ग्राफ और दिया है, 20 नंबर की टोटल पूछी जाती है, तो अच्छे से उसको करके जाना, 20 नंबर बहुत होते हैं। 91 कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए से आ जाएगा 2016। फिर हमारा 92 कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसमें भी हमारा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 19.05। ठीक है, 93 कह रहा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 94 कह रहा है, 94 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना है? तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2019। ठीक है, 95 कह रहा है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से हमारी एक तालिका आ गई, 2 तालिका और 2 ग्राफ है, आप इस तालिका को देख लेना अच्छे से, और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या औसतम है और महत्तम हुई? तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा सितंबर। 97 कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 35.3%। उसके बाद 98 कह रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1.04%। 99 कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है? तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी से हो जाएगा ट्रेडबुल। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज़्यादा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 57.82%। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया। सिर्फ मैथ और जो आपके DI वगैरह के क्वेश्चन थे वो आप अच्छे से सॉल्व खुद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और ये फर्स्ट बार जो हुआ था पेट वो वाला पेपर है, सेकेंड बार जो पेपर हुआ था वो भी हम अपना जल्दी लेकर आएंगे। इसके अंदर हम करंट अफेयर डेली करवा रहे हैं, वो डेली देखा कीजिए, जो आपके पेट के एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए और शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, और डेली क्विजेस भी डालते हैं, वो भी अटेंड किया कीजिए, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और आपके पेट के जो सीरीज आ रही है, सीरीज 1 सीरीज 2 आ चुकी है, आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी सीरीज आएंगी, अगर आपको पसंद हो तो हम बताइएगा, हम ऐसी सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।